जी सर, आप कंटिन्यू करें। सलामकुम एवरीवन। तो कल हमने मशीन लर्निंग के लिए डाटा प्रिपेयर करने का कुछ स्टेप्स देखे थे, और टाइम की वजह से, शॉर्टेज होने की वजह से हमारा जो है ना पूरा लेक्चर मिस हो गया था। बाकी चीज़ें हम आज देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने जो डाटा सेट लिया था वो टाइटैनिक डाटा सेट था, जिसमें जो पैसेंजर्स उस टाइटैनिक शिप पर थे उनके उनके रिलेटेड डाटा था कि उनके फीचर्स कौन से थे, एज क्या थी, जेंडर क्या था, टिकट कौन सी थी, वो जो जो उन्होंने ली थी। और हम उसके बेस पर प्रेडिक्ट करेंगे कि वो सरवाइव किए कि नहीं किए। हम उसकी बेस पर मॉडल ट्रेन करेंगे। तो हमने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की थी पांडास की, जो कि एक्सेल शीट फाइल्स या टेबुलर फॉर्म में जो डाटा होता है ना उसके साथ वर्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नमपाई को हम यूज़ करते हैं मोस्टली मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी एफिशिएंट होती है और फास्ट होती है। और ये मैटप्लॉटलिब और सी बोन जो है ये हम ग्राफ्स या ये चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर आप कुछ कुछ भी चार्ट या ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो आप ये सिंपल इधर गूगल कोलैब में जेमिनाई का ऑप्शन आता है, आप इसको इधर प्रॉम्प्ट दें तो ये भी आपको वो ग्राफ का कोड दे देता है। तो हाँ, मैं आपको उसकी मैंने ना कुछ ग्राफ्स ऐड किए हैं। आज मैंने कुछ कोड लिखा है, क्योंकि अगर हम मैन्युअली करते हैं तो फिर हमारा एक्सप्लेन करने वाला रह जाता है। और इसलिए मैंने साथ प्रॉम्प्ट्स भी लिखी हैं कि कौन सी प्रॉम्प्ट्स आप यूज़ करके उसको बना सकते हैं। और ये एस के लर्न, इसको बोलते हैं साइकिट लर्न। इसके अंदर मशीन लर्निंग के फंक्शंस होते हैं या टूल्स होते हैं। मोस्टली मॉडल्स जितने भी हम ट्रेन करने करेंगे मशीन लर्निंग के, वो इस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, एस के लर्न के अंदर। तो ये हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की पांडास को, ये सारी नमपाई, मैटप्लोटलिब और सीबोन को। और एसके लर्न में से हमने सिंपल, हम एसके लर्न से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर फर्दर एक क्लास होती है। उसके अंदर ये है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसको भी हम देखेंगे। डेटाबेस हमारे जो डाटा है ट्रेनिंग के लिए हमने यूज़ करना है, उसको हमने कैसे और क्यों हमें डिवाइड करना पड़ता है, दो दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक जो हम जिसको हम यूज़ करते हैं ट्रेनिंग के लिए, और दूसरा जो हिस्सा है वो उससे हम टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे। फिर ये प्री प्रोसेसिंग में से हमने ये स्टैंडर्ड स्केलर, मिन मैक्स स्केलर और लेबल इनकोडर, ये हम हमें चाहिए। इन्हें हम देखेंगे फर्दर लेक्चर में कि क्यों हमें और किस लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये कुछ लाइब्रेरीज थी जो कि हमने इंपोर्ट कर ली। ये कल हमने देखा था कि डाटा सेट एक्चुअल में होता क्या है। एक रो होती है और एक कॉलम होता है। रो जो है हर स्टूडेंट का एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। तो एक स्कूल कार्ड के रिजल्ट में जो स्टूडेंट, एक रो होगी वो हर एक स्टूडेंट के का रिकॉर्ड होगा। जो एक कॉलम होगा वो एक सब्जेक्ट या कोई एट्रीब्यूट हो सकता है। जिस तरह के अली है, इस रो में अली का सारा डाटा होगा। अली की एज क्या है, अली का जेंडर क्या है, अली कौन सी क्लास में पढ़ता था, और अली पास हुआ या फेल हुआ। तो ये एक रो होगी, सारा के लिए भी एक रो होगी। हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक रो में रिकॉर्ड होता है। अच्छा, तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले डाटा को लोड किया था। इधर पहले हमने यूआरएल ऐड किया था, ये वाला, इस लिंक पे। तो अब इसको एक और फॉर्मेट है, आप इसको डाउनलोड करके, हमने इसको इधर अपलोड किया हुआ है अपने इन्वायरमेंट पे। इधर जाकर ये अपलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं कोई फाइल। और हमने वो फाइल का नेम दे दिया। ये फाइल हमारे पास थी टाइटैनिक.csv। तो हमने ये फाइल का लिंक, फाइल का नेम इसे दे दिया, पाथ इसे दे दिया। और हमने pd.read.csv करके इसे रीड किया। पीडी के अंदर आप जाएं तो मल्टीपल ऑप्शन आपको और भी मिल जाते हैं। pd.read एक्सेल के नाम से भी, ये देखें। इतने इतने फंक्शंस हैं जिनके थ्रू आप रीड कर सकते हैं। एक्सेल है, सीएसवी है, एक्सेल है। ये सारे फाइल फॉर्मेट हैं। एचटीएमएल को भी आप रीड कर सकते हैं, जेसन को भी रीड कर सकते हैं। ये सारी फाइल्स हैं, फाइल्स के फॉर्मेट हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। सही है। इस किस्म की फाइल जो है ना, आप उनके थ्रू डेटा रीड कर सकते हैं। ओके, ये हमने डाटा लोड किया, और उसने हमें बता दिया ठीक है डाटा लोड हो गया है। और उसने हमें रोज और कॉलम बता दिए। ये हमने कल देखे भी थे। 891 रोज थी और 12 कॉलम थे। तो अगर हम ये वाला df.head करें
तो ये हमें 5 जो है ना बाय डिफॉल्ट, इसको हम ज़्यादा भी देख सकते हैं, अगर हम इधर 20 कर दें तो जो टॉप की जो 20 रोज है ना उनका डाटा हमें दे देगा, लेकिन इतना हमें चाहिए नहीं। हम बस देख सकते हैं कि डाटा एक्चुअली किस किस्म का है, या एक हाई लेवल हम व्यू ले सकते हैं कॉलम्स का और उसके अंदर जो डाटा होगा। अच्छा, ये मैंने फाइल क्रिएट की थी, साथ में कोड आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि चीज़ें ज़्यादा हैं, अगर मैनुअली मैं करता और साथ एक्सप्लेन करता तो वो कवर नहीं होता। मैंने ना ये आपके साथ फाइल शेयर करूंगा लेक्चर के बाद। तो ये मैंने साथ जितनी मुझे जान पे जो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगी, मैंने उनको साथ लिख भी दिया कि आप बाद में भी जो देखें तो आपके एक नोट्स भी बने हों। अच्छा, df.info करेंगे ना, इससे हमें डाटा सेट की कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसके अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, कितने कॉलम्स हैं, और उनके हर एक कॉलम के अंदर कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमें उनके डाटा टाइप्स का भी पता चलता है। जो इंट 64 होगी वो होल नंबर्स होंगे, फ्लोट 64 जो है वो डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं, जिस तरह 2.5, यानी कि पॉइंट्स के बाद जो पॉइंट्स के साथ जो वैल्यूज होती हैं। और ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा ना, ये वाले, इसका मतलब है ये टेक्सचुअल डाटा होगा या स्ट्रिंग होगा। हम जब डीएफ डॉट डिस्क्राइब करेंगे ना, ये हमें कुछ मैथमेटिक्स परफॉर्म करके ना हर कॉलम पे हमें कुछ डाटा दे देगा, हमें काउंट बता देगा, हमें एवरेज बता देगा, हर कॉलम की एवरेज लेकर वैल्यू क्या बनती है। ये न्यूमेरिकल जो कॉलम होंगे ना जिनकी डाटा टाइप न्यूमेरिकल होगी, फ्लोट या इंटीजर, ये उन पर ही वर्क करेगा, बाकियों पे नहीं करेगा। स्टैंडर्ड एविएशन एक स्टैट का कंसेप्ट है, वो हमें इसकी वैल्यू भी बता देगा। मिनिमम वैल्यू बताएगा हर कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है, और बताएगा कि 25% वैल्यूज किस रेंज में आती हैं, कहाँ तक आती हैं, और 50% कहाँ तक आती हैं, 75% वैल्यूज कहाँ तक आती हैं। ये क्यों जरूरी है, इसको भी हम आज देखेंगे। ठीक है, ये 25, 50%, 70% ये हमें क्या बताता है एक्चुअली। ये देखने में तो ये काफी मैथमेटिक्स की चीजें हैं, लेकिन जब आप ये लेक्चर को हम आज कवर करेंगे ना, इसके बाद आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि दोबारा आप कहीं किसी भी डाटा पे डीएफ डॉट डिस्क्राइब करेंगे ना, तो आपको स्टार्टिंग में ही काफी चीजें पता चल जाएंगी, जो कि हम बाद में ग्राफ के थ्रू देखेंगे, वो आपको इधर से भी पता चल जाएंगी। मैक्सिमम वैल्यू ने बता दी। ठीक है, हम इधर सेपरेट कॉलम नेम भी प्रिंट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अच्छा पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, ये वाले कॉलम्स नेम है हमारे पास। अच्छा, ये इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो कल भी हमने ये वाली चीज देखी थी कि ये हमें बता देता है कि सर्वाइव्ड कितने हैं और नॉट सर्वाइव्ड कितने हैं, और उनका साथ काउंट बता देता है कि 549 सर्वाइव थे, और जो सॉरी नॉट सर्वाइव थे, और सिर्फ 342 लोग जो है ना वो बचे थे। सर्वाइवल रेट भी इसने बता दिया। इसको बनाने के लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट यूज की थी वो मैंने ये की थी कि सिंपल अल्फाज में मैंने जेमिनी पे गया और जाकर मैंने ऐसे क्या कहा कि आप ना आप मुझे क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग द काउंट ऑफ सर्वाइव्ड वर्सेस नॉट सर्वाइव्ड पैसेंजर। तो उसने मुझे कोड लिख के दे दिया, तो इसको मैंने विजुअलाइज कर लिया। मुझे पता चल जाएगा कि ये डाटा में कितने लोग वो हैं जो बच के थे और कितने लोग थे वो जो नहीं बचे थे। हमारी मेन टारगेट क्लास यही है, हमने अपने मशीन लर्निंग के मॉडल को ट्रेन करना है जो कि बता सके अनसीन डाटा पर कि ये बंदा, इसकी ये फीचर्स हैं, ये बचा है कि नहीं बचा। सर ये रोटेशन क्या बता रही है, रोटेशन इक्वल टू 0? कहाँ पर सर? लाइन नंबर 7, अच्छा, 6। ये इसका ही कोई सिंटेक्स है, मैंने जैसे बताया कि ये मैंने खुद नहीं लिखा, मैंने ये प्रॉम्प्ट यूज़ की थी। तो इसको आप पता कर सकते हो कि ये मैंने खुद नहीं लिखा। इसको मेरा आइडिया भी माइंड में भी नहीं अभी आ रहा कुछ, इसका कुछ होगा। मुझे बस मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखी थी कि मुझे बस ये देखना है कि चार्ट में बताओ, कि एक बार चार्ट बना के बता दो कि कितने लोग सरवाइव किए हैं कितने नहीं। ये तो उसने, इससे मुझे देखने से ही पता चल जाएगा कि डाटा सेट में उन लोगों का डाटा ज़्यादा है जो कि सरवाइव नहीं किए। तो ये जो इसका सिंटैक्स है इसको मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि मैंने खुद लिखा नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। जी सर, नो इशू। अच्छा, इसका भी लेट से कि नहीं पता, हमें पता तो हम इसको जेमिनाई को यूज़ करते हैं।
व्हाट इज द यूज ऑफ रोटेशन इन दिस कोड। आप एआई का यूज कर सकते हैं कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही तो ये हमें बता देगा बड़े अच्छे तरीके से, मुझे भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस command is used to set the rotation angle of x-axis tick label when rotation is equal to 0, it means labels will be displayed horizontally without any rotation। ओके, तो ये जो हम चार्ट रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये आपने हमेशा देखा होगा कि मैथ में भी कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। सही है। तो ये जो लेबल्स हैं ये सीधे इसके साथ रिप्रेजेंट हों विदाउट एनी रोटेशन के, थोड़ा मतलब बिल्कुल सीधे वो इस तरह आए हैं, इस लाइन में और इस लाइन में। हम इसकी अगर रोटेशन की वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि अगर हम इसको रोटेशन 25 कर देते हैं तो क्या आता है, ये देखें। हाँ, इनकी वैल्यू ये 0 पहले और 1 थे जो इसके लेबल थे एक्स एक्सिस पे, वो बिल्कुल स्ट्रेट थे। अब मैंने इसको 25 डिग्री रोटेट कर दिया है, तो अब ये इस तरह आ रहे हैं। ये थोड़ी फॉर्मेटिंग या अच्छा दिखाने के लिए आप इसको इस तरह भी कर अरे ये सकते हैं। लाइन रिमूव कर दें फिर देखें क्या होता एक मिनट। तो फिर ये होगा कि मैं ड्राइंग रिमूव कर दूं पहले। तो फिर ये होगा कि बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होगी ना वो आ जाएगी। अगर आप जिस तरह ये है PLT.xtics है, ये वाला फंक्शन, अगर आप इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं ना करते तो बाय डिफॉल्ट इनकी कुछ वैल्यू सेट हुई होती है फंक्शंस के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। तो अब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो मेरे ख्याल 90 डिग्री है, तो ये इस तरह आ गया। तो इसको अगर हम रोटेशन डॉट कर दें 45 करके देखते हैं, 90 का हाफ है, तो ये देखें। तो बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल इनकी वैल्यूज जो है नेम वो है 90 डिग्री। सही है। जी सर, क्लियर है, आप क्लियर है। कंटिन्यू करें जी सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये जीरो ही रखते हैं स्ट्रेट में। अच्छा, यहाँ तक हमने कल भी देख लिया था और अब हम मिसिंग वैल्यूज पे जाएंगे। हम मिसिंग वैल्यू पर थे। अच्छा, कल हमने एक चीज़ देखी थी कि जो रियल वर्ल्ड डाटा है ना वो परफेक्ट नहीं होता, उसमें मोस्टली वैल्यूज मिसिंग होती हैं। या कुछ क्वेश्चन जो हैं लोग अगर हम किसी के को सर्वे का डाटा ले रहे हैं तो कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर फिल नहीं करते। तो अगर हम एज इट इज वो मिसिंग वैल्यूज के साथ, वो मिसिंग वैल्यूज या तो आपकी इम्पटी के साथ शो हो रही होंगी, वहां पर कुछ वैल्यू ही नहीं होगी उस जगह पर, या आपको वहां पर लिखा होगा NaN। ठीक है, ये डाटा के अंदर मोस्टली लिखा होता है। तो हम मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम क्यों है कि मशीन, कल भी हमने देखा था कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स को कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी तो वो ऑपरेशंस उस तरह परफॉर्म नहीं होंगे, और जो एंड रिजल्ट आएगा ना जो उसने लर्निंग करनी है वो सही नहीं आएगी। या तो आप मिसिंग वैल्यूज को रिमूव कर दें, या दूसरा हल है कि आप उसकी जगह पर कुछ एवरेज लेकर कुछ ना कुछ आप मिलती जुलती जो कि बनती बात है ना, वो कोई बनती वैल्यू है जो एवरेज लेकर मीडियन लेकर उनकी वो आप ऐड कर दें। ये हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजीज हमने डिस्कस की थी कि हम पूरी रो को ड्रॉप कर दें। कि जब कुछ कुछ रोज में डाटा मिसिंग हो, ठीक है, अब हमारा डाटा लाखों में है या 1000 रोज का है, बीच में 2-3 रोज का मिसिंग है, तो हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। कॉलम हमने ड्रॉप कब करना है, जबकि ये इसका कोई ये यूनिवर्सल डिफाइंड रूल नहीं है, लेकिन अगर 50% से ज़्यादा एक कॉलम एक कॉलम के अंदर वैल्यूज मिसिंग है ना, तो आप वो कॉलम ही रिमूव कर देंगे, क्योंकि 50% से ज़्यादा वैल्यूज आप फिर उसमें ना वो ऑगमेंट करके या कहीं से एवरेज लेके करेंगे तो वो उसका ट्रू मीनिंग नहीं बता सकेगा। ठीक, क्योंकि वो 50% हमने बाकी लेट्स से 70% वैल्यूज है वो डेटा में थी और उस कॉलम में थी, और 30% वैल्यूज, सॉरी, 30% वैल्यूज उस कॉलम में थी और 70% वैल्यूज एम्प्टी थी। तो हम वो 30% का एवरेज लेकर वो बाकी 70% वैल्यूज की जगह पे लगाएंगे तो वो एक उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं बता सकेगा, तो हम वो कॉलम ही रिमूव कर देंगे।
फिर हम मीडियन और या मीन लेकर हम उस जगह पर फिल करते हैं उन वैल्यूज में। ये मोस्टली न्यूमेरिकल कॉलम्स के लिए यूज होता है। और मोड के साथ हम फिल करते हैं ये कैटेगोरिकल, जहाँ पर टेक्सुअल डाटा होगा फिर हम मोड ले लेते हैं। मोड होता है कि उन सारी टेक्सुअल या कैटेगोरिकल कॉलम्स में सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है ना, वो बाकी कॉलम्स में जहाँ पर वैल्यू नहीं नहीं एग्जिस्ट कर रही वहां पर आप वो वैल्यू ऐड कर दें। अच्छा, ये कोड हमने कल रन किया था, जिसमें हमने चेक किया कि कौन से कॉलम जो हमारे डाटा में वो नल वैल्यूज इनमें हैं। तो सब में उसने इज नल किया, df डॉट इज नल। ये सारी वैल्यूज में ना जहाँ जहाँ नल होता है वहां पर काउंट कर देता है एक। और सम करेंगे ना सबका काउंट मिल जाएगा हमें कि एज के अंदर कितनी मिसिंग है, कैबिन के अंदर कितनी मिसिंग है, और बाग के अंदर कितनी मिसिंग है। साथ उसकी परसेंटेज हमने प्रिंट कर ली कि 90, ऑलमोस्ट 20% एज के अंदर मिसिंग है, और 77% वैल्यूज है ना कैबिन के अंदर मिसिंग है। और इसके अंदर तो सिर्फ दो ही वैल्यूज मिसिंग है। ये मैंने फिर ना एक प्रॉम्प्ट लिखी थी कि एक हीट हीट मैप के थ्रू हमें बताए कि मिसिंग वैल्यूज को हमें बताया कि कहाँ कहाँ पे वैल्यूज जो है ना मिसिंग है। ये अगर हम रन करें, ये आप देखें कि ये अगर इस तरह हम वो कॉलम हमारा समझ लो कि ये जो 891 रोज है ना वो इस तरह आ रही हैं। तो यानी कि पूरे डाटा में हर जगह कहीं ना कहीं एज वैल्यू मिसिंग है। ये कैबिन की वैल्यूज तो बहुत ज्यादा ही मिसिंग है ना, बाकी वैल्यूज नहीं है। इन बार की एक दो थी, वो भी लाइन इधर होंगी वो नजर नहीं आ रही क्योंकि दो लाइन थी वो बहुत बारीक होंगी। ठीक है, ये सिंपल सा था कि आप हीट मैप के थ्रू देख सकते हैं कहाँ पर वैल्यूज ज्यादा मिसिंग है। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि आप वो वाली वैल्यू देख लें जहाँ पर मिसिंग वैल्यू नहीं है, तो फिर बाकी कॉलम्स वहां पर ये लाइंस बन जाएंगी और मिसिंग वैल्यू की जगह पर नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम हिस्टो ये वाला जो है ना एज का ये वाला एक ग्राफ रन करते हैं हम। मैं बताता हूँ क्या। ये एक हिस्टोग्राम का चार्ट होता है, या आप इसको कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज कॉलम। ये हमें बता रहा है कि सारी एजेस उसने ड्रॉ कर दी। जीरो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है ना वो 80 तक है। तो उसने सारी एजेस ड्रॉ कर दी और बता दी कि किस एज के लोग, अब ये चार्ट है इधर बता दिया किस एज के लोग जो है ना वो ज्यादा थे शिप पर। अगर हम ये चार्ट पर देखें तो ठीक है, ये 30 तक थे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो ऑलमोस्ट 20 के अराउंड जो है ना, 20 से 40 के दौरान, ये 15 से 40 के दौरान ज्यादा तो लोग इस एज ब्रैकेट में थे जो शिप पर थे। इससे थोड़ा बहुत हमें ये आइडिया हो जाता है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन किस तरह की हमें टेक्निक यूज करनी है डाटा मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। मैं एक इधर और मैंने एक चार्ट बनाया था ये वाला। कल हम जब लेक्चर एंड किया था तो हमें ना किसी ने क्वेश्चन किया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सी जो है यूज करनी है टेक्निक। तो आउटलायर्स का एक कंसेप्ट होता है इसके अंदर। आउटलायर्स क्या होते हैं, ये आप प्रॉम्प्ट में लिखिए क्रिएट अ बॉक्स प्लॉट टू शो एज आउटलायर्स बिफोर इम्प्यूटेशन। तो अभी हमने डाटा इसमें मिसिंग वैल्यूज का हैंडल नहीं किया। अच्छा, इसने वही काम किया है जो इधर काम किया। ये वाला इसने तो हमें ग्राफ के थ्रू बार चार्ट के थ्रू बता दिया ना, लेट्स से कि 20 एज के कितने लोग थे। वो इतने ऑलमोस्ट 65 लोग थे। ये इसने हर एक एज ब्रैकेट की वैल्यूज काउंट करके ये बना दिया। ये वाला चार्ट हमें क्या बता रहा है, इसके अंदर ना ये जो बॉक्स बना होता है, ठीक है, ये बॉक्स हमें ये बता रहा है कि इस बॉक्स के अंदर 50% लोग ऐसे थे जो इस एज ब्रैकेट में आ रहे थे। यहाँ तक 50% लोग थे जो कि इस एज ब्रैकेट में आ रहे थे। उसके अगेंस्ट ये ना जो हमने ऊपर एक पढ़ा भी था, वो 50% क्या है और 20% क्या है, और ये वाला 25% क्या है, 50% क्या है, और 75% क्या है। ये हम इसको प्रैक्टिकली इधर देख रहे हैं। ओके, तो 50% लोग ऐसे हैं जो कि इस एज ब्रैकेट में आते हैं 20 से लेकर ये अराउंड 38 तक बनता है, 39 तक बनता है। अच्छा, तो ये बॉक्स के
इस साइड से लेकर एंड वाली बॉटम साइड पे से लेकर जो ये नीचे एक लाइन बनी है, यहाँ तक जो है ना 25% लोग इस एज ब्रैकेट में आते हैं। ठीक है। अगर अब हम टोटल देखें तो अराउंड 75% लोग इतने इतने हिस्से में आ गए हैं। मतलब क्या कहने का कि 25 आधे लोग ऐसे थे उस शिप में जिनकी एज जो है ना वो 20 से लेकर 38 के दरमियान थी, और 25% लोग ऐसे थे जिनकी एज जो है वो 0 से लेकर 20 तक थी, यानी कि इससे नीचे तक। ये वाला जो है ये नेक्स्ट 25% रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ तक 75% टोटल होगी, यानी कि 75% लोग आ गए, तो यहाँ तक आ गया ये 25%। ठीक है। अब आप कह रहे हैं 100% तो यही कंप्लीट हो गया, ये टोटल, ये जो ये लाइन और ये लाइन, ये इस सब के दरमियान जो है ना, ये अराउंड 99% आपका डाटा इसी के दरमियान होता है। या आप जब भी ये चार्ट बनवा लें किसी भी डाटा के ऊपर कि इसके आउटलायर्स मुझे बताओ, तो ये आपको इस तरह का हमेशा बना के देगा। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका डाटा ज्यादातर किस कहाँ पे लाई कर रहा है। अब जो जो लोग इस एज ब्रैकेट से या इस लाइन से भी ऊपर हैं या इस लाइन से भी नीचे होंगे, अभी इससे क्योंकि 0 से नीचे तो कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में आपके पास हो सकता है कि ये इससे भी नीचे हो। लेट्स से कि हमारे जो लोग होते, अगर वो इस बॉक्स हमारा इधर बनता और ये वाला हमारा इधर बन जाता, तो एक दो बंदे इधर होते, तो हम कह सकते हैं ये जो लोग इधर हैं ये आउटलायर्स हैं। उसी तरह ये जो लोग, अच्छा अब हम देखेंगे कि ये लोग कौन है। ये लोग हमारे डाटा में आउटलायर्स हैं, जो कि ये मोस्टली हमारे डाटा से अलहदा ही पड़े हैं, इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो इनको हम आउटलायर्स कहते हैं। इस कंसेप्ट की समझ आइए आपको? जी सर, ये बेसिकली क्वार्टाइल्स है आई गेस। जी फर्स्ट जी क्वार्टाइल एग्जैक्टली। नीचे है, उसके ऊपर सेकंड क्वार्टाइल है, उसके ऊपर थर्ड। हम्म। जी वो असल में हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका इस साइड पे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कल ये चीज़ मिस कर गया था। तो बाद में क्वेश्चन आया था हमें ये कैसे पता चलेगा कि आउटलायर्स कैसे हैं हमारे डाटा में हैं, कहाँ पर हैं भी कि नहीं है। अगर ये वाले इधर ना होते ना, तो हम सारी सारी वैल्यूज इन दो लाइंस के दरमियान और ये बॉक्स यहाँ तक ही होती, तो हम आउटलायर्स नहीं कंसीडर करते। सही है। सर अगर एक दो ही क्वार्टाइल आउटलायर हो तो फिर? तो फिर आप देख सकते हैं, अब इधर जो है ना ये काफी ज्यादा है। ठीक है। एक दो को फिर बंदा देख लेता है कि आपने एक्चुअल में वो ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है, आपकी एक्चुअल में नीड क्या है। वो हम इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें ये देखना क्यों जरूरी है। तो अभी इसका काउंट तो नहीं पता चल रहा हमें कि कितने आउटलायर्स हैं? काउंट नहीं, काउंट भी हम पता कर सकते हैं कि ये देख लेना कि ये जो है हमारा, इधर से भी आइडिया हो जाएगा। ये हमने जो ऊपर देखा था ना, डीएफ डॉट डिस्क्राइब, ये हमें बता सकता है कि 75% इतने लोग आ रहे हैं, 68, तो इसको माइनस कर लें तो अराउंड अराउंड अबाउट 200 लोग, 200 250 लोग तो बनते हैं। सही है। यानी कि जो हमारा मोस्टली जो लोग हैं ना वो 25% वो इतने हैं, सॉरी 75%। नहीं, मैक्सिमम काउंट इतना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा आउटलायर्स कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे डाटा नहीं में। सर, समझ नहीं आई। ये मैक्स 891 है? जी जी। टोटल ठीक है। काउंट जो है ना आपके 891, ये 8 है क्या बन गया। तो और हमने देखा था कि 75% से जो ऊपर है ना वो हमारे क्या हैं, आउटलायर्स हैं। तो हम इधर देखें 668, तो इससे जो माइनस कर लें जो आंसर आएगा ना वो हमारे आउटलायर्स हैं। तो इसको हम देख भी सकते हैं 3, और ये हमारे पास आ गया 3, 2 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 2, यानी कि 223 लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पास आउटलायर्स में आते हैं। ठीक है। सर ये वाले बॉक्स से आपने कहा था मिसिंग वैल्यूज मिलेंगी, वो ये कैसे मिलेंगी? ये जो नीचे वाला है हिस्टोग्राम जो है, कहाँ पर? हिस्टोग्राम ये। ये वाला,
ये तो बस ये ये तो हीट हीट मैप है मैप ना? है। हीट मैप है हिस्टोग्राम। ये। सर हिस्टोग्राम की बात, इसकी बात कर। हाँ जी। ये इधर से मिसिंग वैल्यू नहीं मिलेगी, इधर से हमें हमारे डाटा का ट्रेंड पता चल जाएगा कि ज्यादातर लोग किस एज ब्रैकेट में आते हैं। ये भी एक वे है कि आप डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है। ये अब ना, इसमें डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की भी टाइप होती है। आप देखें कि हमारा डाटा इस तरह जा रहा है, मोस्टली लोग इधर एग्जिस्ट कर रहे हैं और फिर ये नीचे जा रहा है। इसको काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा स्टैट्स की तरफ चले जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके लोग इधर ज्यादा हैं और फिर आपके इधर ज्यादा हों। ठीक है। तो आपका जो ये चार्ट ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ये और टाइप्स होती हैं। हम ये स्टैट्स की तरफ नहीं जाते, बस ये थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अब बाकी लोगों के लिए इरेलीवेंट हो जाएगा। इस ग्राफ से क्या समझ आ रही है? इस ग्राफ से हमें ये समझ आ रही है कि हमारे ज्यादातर लोग जो है ना, जो हम एज 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 कॉलम में हमें ये पता चल रहा है कि ज्यादातर लोगों की एज इस ब्रैकेट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। ये हमें इधर से भी पता चल रहा है, इधर से भी पता चल रहा है। डिफरेंट एंगल्स हैं एक ही चीज को देखने के। और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमें इधर से ही आइडिया होता है। और हमें ये भी बता देता है कि ज्यादातर लोग इधर हैं और जो बहुत कम लोग हैं जो इधर हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है तो आपको इधर भी आइडिया हो जाएगा कि आउटलायर्स एग्जिस्ट करते हैं हमारे डाटा में। तो सर ये उसको सब हम कुछ तो फर्दर। मुझे ये सब कुछ तो मुझे डिस्क्राइब से ही पता चल गया था। जी जी। सर आपको पता चल गया ना, तो बाकी ये लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना है ना। नहीं नहीं, बेसिकली मैं कह रहा हूँ जब हमें सब कुछ डिस्क्राइब से पता चल रहा है तो फिर हम ये ग्राफ्स को प्लॉट करने का कोई स्पेसिफिक। अ, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने जब ये चीज़ हम मैंने दिखाई थी डिस्क्राइब, तो मैंने वहीं वहीं पर भी ये बताया था कि अभी हमें चीज़ें क्लियर नहीं हैं जो हमारे क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए ये चीज़ें सारी न्यू हैं। अगर आपको चीज़ों का आइडिया है तो आप इधर से देखकर ही अपने डाटा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको ये सारे कुछ प्लॉट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इधर मिनिमम भी पता चल रहा है, मैक्सिमम भी पता चल रहा है। ठीक है, उस कॉलम के अंदर। और आपको 25% कहाँ लाई कर रहे हैं, यानी कि 75% देखने से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कॉलम में आउटलायर्स है या नहीं है। ठीक है। ये ऑलराइट सर। एज का हमें आइडिया हो जाता है। देखिए ना, 38%, 38 जिस बंदे की एज होगी ना, वो आपके 75% में आता है। तो रिमेनिंग ऊपर उससे 25% में ये सिर्फ 80 तक लोग हैं, यानी कि 38 से लेकर 39 से 80 तक लोग ऐसे हैं जो कि आउटलायर्स हैं आपके। सही है। ये आपको सो इधर से भी ग्राफ्स आ आर जाएगा। बेसिकली टू हेल्प अस जी जी। विजुअलाइज। ऑलराइट सर, ऑलराइट। वो- सर मेरा यहाँ पे दो क्वेश्चन है मेरे पास। जी मैम। पहला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने जस्ट जो मेन चीज़ है वो ये देखनी है कि जो डाटा है उसके अंदर कितने जो लाइक किस लेवल तक वो इक्वल नहीं है, वो चीज़ देखनी है। वो हम हम्म। किसी भी ग्राफ से देख सकते हैं, चाहे वो हम विजुअली हिस्टोग्राम से रिप्रेजेंट कर लें या हीट मैप से कर लें। ऐसा ही है। एंड द सेकंड जी। क्वेश्चन इज के अगर हम सिंगल या टू लाइंस के अंदर आउटलायर्स को बताना चाहें इन इजी वर्ड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो वो क्या होगी? अच्छा, मैं आपको इसका आंसर तकरीबन 2-4 मिनट के बाद ना दूं, ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि हम आगे जो करेंगे ना उससे इसका ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, हमने इधर क्या किया, हमने ना अपने मेन डीएफ की, अच्छा अब थोड़ा स्पीड भी पकड़नी पड़ेगी क्योंकि 20 मिनट रह गए हैं और हमने उतना ही कवर किया जितना कल किया था। तो इसको हमने एक कॉपी बना ली है इसकी, क्वेश्चन डीएफ डॉट सेशन क्लीन के नाम से, जहाँ लास्ट पर में हम रखिए। अपने डाटा को ना। जी ओके। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि अब हमने जो एज वाला कॉलम है ना, इसको हमने फिल करना है कुछ वैल्यूज के साथ। हमने कहा था कि हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं डाटा इंप्यूटेशन के लिए या मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। या तो हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं क्योंकि एज हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। या हम मीन ले लें पूरे कॉलम की, यानी एवरेज ले लें, या हम मीडियन ले लें। तो हम इन दोनों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि हम मीन लें या मीडियन लें? अच्छा, मीन हमारे पास क्या होता है कि हमने सारी वैल्यूज जितनी भी हैं 0 से लेकर 80 तक, सारी एजेस को प्लस करना है और हमने उनका एवरेज ले लेनी है। ठीक है। और मीडियन हमारे पास क्या होता है? मीडियन हमारे पास वो होता है कि जो उसकी मिडल वैल्यू होगी पूरे डाटा की। अब मिडल वैल्यू हमारी हमने अगर हम इसका एवरेज लेंगे, तो हमारे पास हमने अभी देख लिया कि 75% लोग जो है ना वो यहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं।
38 तक, 38 जिनकी एज है, यहाँ तक, ये दोबारा मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 75% लोग इधर तक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। अगर हम एवरेज लेने पे आएंगे ना, तो ये वाले इतने लोग जो हैं जिनका डाटा होगा होगा भला थोड़ा, लेकिन उनकी एजेस को प्लस करेंगे तो एवरेज लेंगे ना, तो हमारा जो एवरेज आएगी वो ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं करेगी जितनी करनी चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि जो ज्यादा लोग या ज्यादा क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही है ना जो वैल्यू, वो हमारी एंड एंड वैल्यू हो। तो इस केस के लिए हम जो है ना, हमने आउट देख लिया कि आउटलायर्स हैं, तो हम मीडियन यूज करेंगे। मीडियन इज बेटर देन मीन व्हेन देयर आर एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, आउटलायर्स ही होते हैं जो आपके ज्यादातर डाटा जहां पर पड़ा होता है उससे बहुत बाहर पड़ी होती हैं। यानी कि 75% वैल्यूज या 75% लोगों की एजेस 38 तक थी, उससे ऊपर बाकी सारे लोग थे। 25% लोग जो है ना वो थे 38 से लेकर 80 तक। तो इनको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे जितनी हम 75% लोगों को देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो चीजें आउटलायर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि वो 70% से भी बाहर हैं, ये वाले यहाँ तक मिला के ये बनता है 90%, 99%। ठीक है। तो ये वाले जो है ना वैल्यूज, ये लोग तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारे टोटल डाटा का कोई 1% है, 0.1% है, 0.23% तक है। ठीक है। इसलिए हम जो है ना, हम आउटलायर्स को देखते हैं कि हमने मीन यूज करना है कि मीडियन यूज करना है। और हम अब क्या करेंगे, मीडियन लेंगे इसका एज का, और हम जहां जहां पर मिसिंग वैल्यू है वहां पर हम मीडियन, 28 आया था, 28 से हमने हर उस मिसिंग वैल्यू को हमने फिल कर दिया। अब हम इन बाग का हमारे पास एक कॉलम था जो कि कैटेगोरिकल कॉलम है। इसके अंदर हमने देखा था ऊपर के वैल्यू कौन सी हैं, इसमें स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यूज हैं। अब हम इसको रन करेंगे तो, अच्छा, कैटेगरी के लिए हमने देखा था कि हम मोड लेंगे, क्योंकि मोड जो है वो मोस्ट कॉमन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है आपके पूरे डाटा में। तो मोस्ट कॉमन वैल्यू हमारे पास जो है ना बाग में एस है। ठीक है। एस है, क्यू थी और शायद सी थी। तो इसमें से ज्यादातर लोगों की जो क्लास, ज्यादातर जगह पर जो है ना ये एस था। तो हम जहां पर मिसिंग वैल्यू है वहां पर हम एस से उसे रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि ये दो ही वैल्यूज मिसिंग थी, दो ही रोज ऐसी थी जहां पर ये वैल्यू मिसिंग थी। तो ये इतना कोई मसले वाली वैसी भी बात नहीं। अब हम हैंडल करते हैं कैबिन वाले कॉलम को। इसके अंदर हमारे पास 77% वैल्यूज मिसिंग थी, जो हमने इधर भी चेक किया था कि 77.1% वैल्यूज इसमें मिसिंग थी, 687 वैल्यू मिसिंग थी। हमने देखा था कि जब 50% या 60% भी कह सकते हैं, केस टू केस डिपेंड करता है, 50% से ऊपर आपकी वैल्यूज मिसिंग हो एक कॉलम में, तो आप उस कॉलम को ना ही रखें तो जरूरी अच्छा है। क्योंकि वो आप कुछ ना कुछ करके उसमें वैल्यूज ऐड कर दें, लेकिन वो रियल वैल्यू तो नहीं ना है, आपने कुछ मैथमेटिक्स के ऑपरेशन परफॉर्म करके उसे रखा है। तो हम इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, डीएफ डॉट ड्रॉप, और कॉलम का नेम हमने दे दिया कैबिन। तो उसको ड्रॉप करने के बाद हमें उसने बता दिया कि अब हमारे हर कॉलम में कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, और ये वाला कॉलम हमने डिलीट कर दिया। अब हम, अच्छा, ये वाला हम एज को दोबारा प्लॉट करते हैं मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बाद। अब देखें कि हमारा जो अब डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अब ये ज्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि अब इसमें हमारा जहां पर ज्यादा एवरेज निकल रही थी ना, मीडियन निकल रहा था, वहां पर ही ज्यादा वैल्यूज हैं, बाकी जो है ना वो स्प्रेस होगी। अब यानी कि मॉडल को ज्यादा तरजीह देगा इन वाली वैल्यूज को। यानी कि हमने हर जगह पे 28 कर दिया था, तो ये वाली वैल्यूज ज्यादा होगी, बाकी उसी तरह कम होगी। सही है। ये भी एक आफ्टर हमने मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के बाद हमने ये चीज प्लॉट की है। अब हमारे पास स्टेप आता है इनकोडिंग का। हमने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर लिया। इनकोडिंग क्या है? कंप्यूटर्स को हमने पहले मशीन लर्निंग के लेक्चर में भी देखा था कि कंप्यूटर्स को सिर्फ नंबर समझ आते हैं, उसको ये जो मेल फीमेल जो या टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा है वो उसको समझ नहीं आता। तो हमें इन ये वैल्यूज हैं, हमें इन्हें मैथ नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि
कंप्यूटर को या मशीन लर्निंग का जो मॉडल होगा, अगर उसने मैथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो वो हम ऑब्वियस सी बात है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू पर ही परफॉर्म कर सकेगा। वो मेल या फीमेल, ये स्ट्रिंग वैल्यू टेक्सचुअल वैल्यू है, इस पर नहीं कर सकेगा, तो हमें इनको इनकोड करना पड़ेगा। अब इनकोड करने का मतलब क्या है? इनकोड करने का सिंपल मतलब ये है कि अपनी टेक्सचुअल वैल्यू को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना। सबसे पहले एक मेथड आता है, वो उसको कहते हैं हम लेबल इनकोडिंग। लेबल क्या है? हम, अगर हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, हम उनको कह सकते हैं, मेल को हम जीरो कह दें और फीमेल की जगह पर हम वन रिप्रेजेंट कर दें। क्या हम करेंगे, जहां जहां पर मेल लिखा है वहां पर हम उसकी वैल्यू जीरो कर देंगे और फीमेल की जगह पर हम वन कर देंगे। तो ये हमारे पास यूजफुल है जब कैटेगरीज हमारे पास हों। अगर हमारे पास कैटेगरीज उससे ज्यादा हों तो हम वन हॉट इनकोडिंग यूज कर सकते हैं। ये क्या है हमारे पास? लेट्स से हमारे पास एक कैटेगरी है ए, बी और सी। वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है? वो, अब आपका जो पहले पहले एक ही कॉलम में ये वैल्यू थी, जहां पर एक कुछ जगह पे ए आ रहा था, कुछ जगह पे बी आ रहा था। लेट्स से कॉलम का नाम है हमारा क्लास, कह सकते हैं क्लास। उसके अंदर ये तीन तरह की वैल्यूज थी। कुछ की क्लास ए थी, कुछ की बी थी, कुछ की सी थी। अब जब हम इनको इनकोड करेंगे, हम एक वेक्टर यूज करेंगे, जहां पर जिस 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 रो में ए होगा वहां पर हम वन कर देंगे, बाकी पे जीरो कर देंगे। ठीक है? ये तीन कॉलम बनेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के नाम से, जहां पर पहले एक क्लास का कॉलम था। जहां पर ए होगा सिर्फ क्लास ए में जीरो, वन होगा बाकी में जीरो हो जाएगा। और अगर जहां पर ये होगा, बी की वैल्यू होगी एग्जिस्ट करी, वहां पर हम इसको वन कर देंगे, बाकियों को जीरो कर देंगे। इसी तरह फिर अगर सी की वैल्यू जहाँ पे होगी, हम इसको वन कर देंगे और इसको जीरो कर देंगे। ये एक फॉर्मेट है वन हॉट इनकोडिंग को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। या तो हम कर दें कि मेल की जगह, जब दो ही कैटेगरीज होंगे, मेल फीमेल, मेल की जगह पे जीरो कर दें, फीमेल की जगह पे वन कर दें। जब हमारे पास उससे ज्यादा कैटेगरीज एक्सीड करती हैं, तो हम अगर, ये जो लिखा भी है, लेबल इनकोडिंग फॉर थ्री प्लस कैटेगरीज कैन बी मिसलीडिंग। क्योंकि मॉडल फिर ये समझेगा कि भाई दो जो है वो वन से ज्यादा बड़ा है, वन जीरो से बड़ा है, तो वो इनको ना फिर उस हिसाब से तरजीह देने लग जाएगा। जीरो, तो मॉडल मिस इंटरप्रिटेशन करने लग जाएगा। तो ये एक हमारे पास मेन पॉइंट है वन हॉट इनकोडिंग यूज करने का। अच्छा, हमारे पास हम सबसे पहले अगर जो है ना, जी अगर सर क्वेश्चन है। नेम्स का कॉलम है, जिसमें सबके नेम्स डिफरेंट हैं, अच्छा, तो नेम नेम को हम मशीन लर्निंग में यूज नहीं करते मॉडल में, क्योंकि हम नेम से, कोई नेम कोई फीचर नहीं है। फीचर्स वो होते हैं जो सब में कुछ ना कुछ चीजें कॉमन हो। ठीक है? एक परिंदा है, परिंदा, उसको, उसके पर हैं, अ, वो पर की लेंथ क्या है? कुछ की लेंथ होगी, कुछ 10 सेंटीमीटर, कुछ की होगी 5 सेंटीमीटर। वो एक फीचर है जो सब में कॉमन है। उसकी वैल्यूज हर एक के लिए डिफरेंट हो सकती है। लेकिन नेम जो है ना, वो हर एक बंदे का यूनिक ही होता है। वो हम यूज नहीं करते, क्योंकि उससे उस कोई फीचर नहीं निकल रहा, कोई, या उससे कोई ट्रेंड नहीं निकल रहा। इसको हम आगे देखते हैं। इसका भी एक है, हम कुछ कॉलम ड्रॉप कर देंगे इसी वजह से कि वो हम कुछ फायदा नहीं दे रहे। ये हमने देख लिया। हमने इस वाले कोड का रन करेंगे ना, इससे हमें क्या होगा? ये वही आपके वाली बात आ गई, हमारे पास ये चार कॉलम्स हैं कैटेगरी का। नेम, उनकी जेंडर क्या है, टिकट क्या है उनकी, और इनबाक्ड। अब नेम की ये सारी वैल्यूज हैं, यानी कि हर बंदे का अपना ही नेम है। हमने ये वो करी कि यूनिक वैल्यूज कौन सी हैं। अब नेम के अंदर ये सारी वैल्यूज हैं। अब हम सबको इनकोड तो नहीं करेंगे, इनको यूज नहीं करेंगे, हर एक बंदे की अपनी ही वैल्यू है नेम की। तो ये फायदेमंद नहीं है मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। देखिए, और अगर हमें देखें मेल, इसका हम सेक्स देखें, तो वो हमें बता देगा कि इसका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। अब ये दो ही वैल्यूज हैं। ठीक है? इसका मतलब कि यहाँ पर कॉमन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, हम इनको इनकोड करेंगे। ये कुछ ना कुछ फीचर्स हमें दे रहे हैं।
टिकट भी हर बंदे का यूनिक ही होगा। आपको पता है कि आप ट्रेन का टिकट लें तो ट्रेन का टिकट दो बंदों का सेम नहीं होता, ठीक है। हमेशा मशीन लर्निंग मॉडल वहां पर यूज होगा जहां पर कुछ कॉमनैलिटी हो। और इसी तरह इम्बार्क्ड है हमारे पास, जिसके अंदर तीन ही वैल्यूज हैं, एस, सी और क्यू। ये वो जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां से पैसेंजर ऑन बोर्ड हुआ था, ठीक है, या जो शिप पर चढ़ा था। ये हमें कॉमन वैल्यूज हर कॉलम की, कैटेगोरिकल कॉलम्स की इसने बता दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेबल इनकोडिंग करेंगे। हम एक सिंपल सा कोड लिखेंगे जहां पर इस कॉलम में जाए, मैप करें, डॉट मैप। जहां पर मेल हो वहां पर 0 कर दो, जहां पे फीमेल हो वहां पे 1 कर दो। तो अब हम इसको रन करें तो हम देखें कि अब उसने मेल फीमेल की जगह पर 0 और 1 कर दिया। मेल हमारे पास थे 577 और फीमेल थी हमारे पास 314। इसी तरह हम वन हॉट इनकोडिंग यूज करेंगे किसके लिए, इम्बार्ड के लिए, क्योंकि इसकी कैटेगरीज 3 थी। हमने देखा था कि अगर 3 कैटेगरीज या उससे ज्यादा हैं तो हम वन हॉट इनकोडिंग यूज करेंगे। तो ये भी वही करेगा, हमारे पास सबसे पहले वैल्यूज काउंट करेगा। इसको हम रन कर लेते हैं एक दफा। ये वैल्यूज काउंट करेगा, एस की वैल्यूज इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है, क्यू की वैल्यू इतनी है। जब हमने ये वाला ना, एक पीडी डॉट गेट डमीज के नाम से एक होता है जो क्या करता है, हमारे इस कॉलम के ना डमीज कॉलम बना देता है। वो क्या करेगा, पहले एक ही कॉलम था इम्बाग का, अब हमारे पास इम्बाग क्यू और इम्बाग एस के नाम से बन गया, ठीक है। अब आप का क्वेश्चन होगा कि हमारे पास कैटेगरी तो तीन थी, तीन वैल्यूज थी, एस इम्बाग क्यू बना, इम्बाग एस बना, इम्बाग सी क्यों नहीं बना। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक तो समझ आ गई ना कि हमने, अच्छा, ये तो सिंपल, वो क्या करे, इसको वन हॉट इनकोड उसने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमने देख लिया कि हमें नेम वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें टिकट वाले कॉलम की जरूरत नहीं है, और हमें पैसेंजर वाले कॉलम की जरूरत भी नहीं, पैसेंजर आईडी, क्योंकि ये हर एक की यूनिक होगी। इससे कुछ कॉमनैलिटीज नहीं है, मशीन लर्निंग मॉडल इससे कुछ लर्न भी नहीं करेगा। हमने इसको रन किया, अब हमारे पास ये वाले कॉलम्स रह गए, सर्वाइव्ड जो कि हमारी टारगेट क्लास है, ये वाली रह गई। ये सारी अब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। अब ये हमारे पास इम्बार्क क्यू और इम्बार्क एस है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे कि इधर फॉल्स तो ट्रू क्यों है, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू, अगर आप अपने पाइथन की क्लासेस लेंगे आपको पता चले, आइडिया होगा कि बुलियन वैल्यूज जो है ना हमारे पास ट्रू और फॉल्स होती हैं। अब हमने इधर क्या किया है, वही बात होगी कि जहां पर एस, सी और क्यू थे ना हमारे पास तीन वैल्यूज, जिस रो में एस होगा, स्टार्टिंग में इम्बार्क्ड एस होगा, वहां पर हमने 1 कर देना, बाकी 0 कर देना। और पाइथन में अगर ट्रू लिखा हुआ है ना, ट्रू, तो ट्रू का मतलब 1 ही होता है, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो इसको पाइथन, बाय डिफॉल्ट पाइथन के कोड होती है, कंपाइलर होते हैं, तो वो ट्रू को जो है ना 1 कंसीडर करता है और फॉल्स को 0 कंसीडर करता है। तो ये ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, वो सी, इसको 0 ही है, ये 1 है और 0 है। अच्छा, अब हमने देख लिया कि अच्छा, एस अगर एस है तो उसको ट्रू कर दिया या 1 कर दिया, इस बाकियों को 0 कर दिया, क्योंकि एक टाइम पे एक ही वैल्यू 1 होगी। अब हमारे पास क्यू है, जहां पर एस 0 होगा ये भी 0 होगा, और वहाँ यहाँ पर क्यू 1 होगा, बाकी वैल्यू 0 होंगे, सिंपल फंडा है। हमारे पास सी नहीं है, तो उसका क्या एक लॉजिक है, जहां पर ये दोनों वैल्यूज एस और क्यू वो 0 होंगी, तो ये अंडरस्टूडेबल बात है, ये वाली चीज 1 होगी। क्योंकि एट अ टाइम हमारे पास मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, और एट अ टाइम 1 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसा ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इसका मतलब यहाँ पर एस वाली वैल्यू ट्रू है, तो हमें इसे इधर इसने नहीं लिखा कि वो एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हो जाता है, और इसको बोलते हैं मल्टी कॉलनरी, एक कंसेप्ट बोलते हैं, जो कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब ये फॉल्स है, फॉल्स है, वो ट्रू हो जाएगा, वही है कि इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस इज एल्स दिस, वही है, अगर एफ इफ है तो एल्स है, सही है। ये वाला एक फंडा है, इसके अंदर यूज होता है। हमने ये वाला कोड उसमें लिखा था कि ये वाला, इधर ड्रॉप फर्स्ट ट्रू, मूव्स 1 कॉलम टू अवॉइड रिडंडेंसी।
ये रिडंडेंसी है नहीं थी, हमने दो कॉलम फॉल्स फॉल्स आने थे, एक ट्रू आना था, मशीन लर्निंग कंफ्यूज हो जाना था, यार इसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वन है। अब उससे क्या होगा, जब दोनों वैल्यू जीरो होगी वो थर्ड वैल्यू कंसीडर करेगा, हमने वो एल्स में लिख दिया, इफ दिस इज ट्रू, इफ एल्स इफ दिस इज ट्रू, फिर एल्स में हमने उससे लिख दिया। ये एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताना था, ये हमें ये वाली चीज मिल गई। और ये तो बड़ा मुश्किल अब कॉन्सेप्ट। हमने फीचर स्केलिंग को देखना है। मुश्किल इसमें कोई नहीं है, बस इजी है। हमने वही वन जीरो जीरो करना था। अब देखें, एस है, सी है और ये क्यू है, ठीक है। कि अब आप अंडरस्टूडेबल बात है, हमने ये इसको समझो नहीं रखा, ठीक है, इसको हमने साइड लाइन करा दिया, इधर बाहर बैठा ये, ठीक है। जब इसको कुछ नहीं मिलेगा, जब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो एट द एंड इसको मिलेगा। ये हमने इसलिए फिर वो कॉलम एक इसको हम एस को भी रख सकते थे, बाहर क्यू को भी रख सकते थे, हमने सी को रख दिया, कोई इसमें कोई लॉजिक वाली वो ऐसी बात नहीं, किसी कॉलम को भी हम रख सकते हैं। ये हमारे पास थोड़ी रिडंडेंसी होती है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, उनको हमने कम किया या अपने कॉलम्स कम किए हैं। मॉडल इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा। अच्छा, तो अब फीचर स्केलिंग एक चीज है हमारे पास, ये क्यों जरूरी है। अब हमारे पास एज का एक कॉलम है, इसकी वैल्यू जो है ना 0 से 80 के दरमियान। जो फेयर है, किराया जो है उन्होंने दिया था, वो है 0 से 5 12 के दरमियान। तो मॉडल क्या सोचेगा कि यार फेयर जो है इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। कैलकुलेशन के दरमियान जब मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ऑब्वियसली जहाँ पर फेयर वाली वैल्यू होगी उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो मॉडल समझेगा भाई ये कोई बड़ी चीज है, इसको कुछ स्पेशल जो है ना ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, यानी कि वीआईपी इसको रखना पड़ेगा इस वैल्यू को। तो हमें ये चीज खत्म करने के लिए ना हम दो चीज यूज करते हैं, मिन मैक्स स्केलिंग कर लें। हम क्या करें, हर कॉलम की मिनिमम वैल्यू लें और मैक्सिमम वैल्यू लें। मिनिमम, मिनिमम और हम इधर ले लें मैक्सिमम। 0 से 1 की रेंज में से ले आए, मिनिमम मैक्सिमम को इस तरह 0 से 1 की रेंज में ले आए। जो मिनिमम वैल्यू होगी वह 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी। तो लेट्स से कि एज है, एज जो 0 एज है वो मिनिमम होगी और मैक्सिमम एज जो है वो 80 होगी। तो वो जब हम उसे फीचर चेंज करेंगे या स्केल करेंगे उसे 0 से 1 के दरमियान, तो मैक्सिमम 80 जो होगा ना वो 80 रिप्रेजेंट करेगा 1 को, बाकी सारी वैल्यूज इनके दरमियान में आ जाएंगी। और इसी तरह हम बाकी कॉलम्स को भी करेंगे, सारे कॉलम्स को हम 0 से 1 के दरमियान में ले आएंगे। ये एक चीज है। दूसरी चीज है कि हम मिनिमम मैक्सिमम को छोड़ें, हम स्टैंडर्ड स्केलिंग कर दें। स्टैंडर्ड स्केलिंग में क्या होता है, आपकी सारी वैल्यूज जो है वो जीरो के इर्द गिर्द होती हैं आपकी। आपको इस तरह वो कन्वर्ट कर देता है कि उनके जब आप एवरेज लेना वो जीरो आ जाए। उनके जो सेंटर पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कंसर्न वो जीरो है, ठीक है। और उससे वो ये मोस्टली फिर इसकी ना जो एक अंदाजा है वो -3 से +3 के दरमियान वैल्यूज आ जाती हैं। जो उनका एवरेज हम लेंगे ना वो आ जाएगी जीरो। ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलिंग होती है। ये तो लिखा भी है मैंने कि इनकी मीन जो होगा वह जीरो होगा, मोस्ट वैल्यूज -3 से 3 के दरमियान होगी। ये भी हम देखते हैं कि इनमें से भी हमें कैसा पता चलेगा हमने अपने केस में मिनिमैक्स यूज करना है या स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करनी है। ये हम इसको रन करते हैं, ये हमेशा उन्हीं उन्हीं पे यूज करके देखें। एक तो कैटेगोरिकल वैल्यूज है ना, जहाँ पर हमने उसको ऑलरेडी हमने स्केल कर लिया, उनकी वैल्यूज तो 0 1 में ही होगी। जैसे एज को हमने 0 1 में कर लिया, इनको भी 0 1 0 में कर लिया, बाकी वैल्यूज ये रह गई। इधर से हमें स्केलिंग से पहले आइडिया हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू एज की इतनी है, और मैक्सिमम इतनी आ रही है, और मिनिमम एवरेज लेकर सबकी इतनी आ रही है। अब देखें, अब ये जो एज है वो 0 से 80 के दरमियान है, फिर हमारा 0 से 5 12 के दरमियान है। ये वाला कॉलम जो 0 से 8 के दरमियान है, कितना डिस्क्रिपेंसी है, इसको हम प्लॉट करके भी देखते हैं। ये देखें, अब ये एज जो है वो क्या है। ओके, ये बिफोर स्केलिंग है एज की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये वैल्यूज हैं, इस साइड पे काउंट है, इस साइड पे है। ये हमें बता रहा है कि हमारा जो है ये 80 तक ही जा रहा है, और ये
यहाँ तक जा रहा है। और मोस्टली आपने इधर भी नोट किया होगा, आपकी जो ज्यादातर फेयर है ना वो इस एज ब्रैकेट में है, कुछ कुछ इधर हैं, और इधर कुछ भी फेयर नहीं, एक ही फेयर ऐसा है जो यहाँ पर है। अब ये भी हमारे पास आउटलायर है। अब हम जब इसकी एवरेज लेंगे, यानी कि वो मिन मैक्स करेंगे, अब हम इनको तो जीरो कर लेंगे, समझ में आ रहा है, इनको भी हम कर लेंगे। अब मैक्सिमम हम इसको 1 रखेंगे, इनको 0 रखेंगे। अब देखें हमारी जो ज्यादातर वैल्यू इधर तक आ जाएंगी या इधर तक आ जाएंगी, यहाँ तक आधी वैल्यू जो है ना वो कुछ भी नहीं इधर होगा। हम इसको 0 से 1 के दरमियान स्केल करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसका मतलब है कि जहां पर आउटलायर्स होंगे ना वहां पर हमने मिन मैक्स स्केलिंग यूज नहीं करनी, वहां पर हमने स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करनी है। ये है एज, और हम इनको फिर स्टैंडर्ड स्केलिंग ही यूज करेंगे। स्टैंडर्ड स्केलिंग क्या करेगा, इनको 0 -3 का सेंटर ऑफ पॉइंट 0। ठीक है, अब इनका मीन जो देखेंगे ना वो सबका 0 है, एवरेज लेंगे ना सबका तो 0 ही आएगा। मिनिमम वैल्यू इतनी है सब में, माइनस में चलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। ये एक स्टैंडर्ड अप्रोच है, यानी कि एफिशिएंट अप्रोच ये है।